तो इस बार वोट शेयर का नंबर आपके दिमाग में क्या है? देखिए बहुत स्पष्ट है। पिछली बार हम अपना अभी लेटेस्ट अगर स्टेट में देखा जाए तो हम लास्ट चुनाव में 44 थे, लेकिन इस बार 48% पे गए विधानसभा में। और बिफोर लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर हम 58% वोट शेयर मोदी जी के नाम पे गए थे। तो निश्चित रूप से आप करने वाला, क्योंकि कांग्रेस और उसकी पोजीशन खराब है। 58% के ऊपर जाना आपको? 100% जाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस लगातार डाउन होती जा रही। पहली बार कांग्रेस ने मैदान छोड़ा, खजुराहो सीट उनने सपा को दे दी। उनको मालूम क्लियर हारने वाले हैं, तो अब ये इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। सपा ने वापस गले डाली कांग्रेस की, दोनों ने मिलकर बीच में कैंडिडेट फंसाया, ना उनका रहा ना इनका रहा, कुल मिलाकर कैंडिडेट ही नहीं है। तो आखिर ये सब चीज़ें लक्षण दिखाई देते हैं। आप छिंदवाड़ा राजगढ़ कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन एक बार भी अपनी लोकसभा छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे। ये अपने आप में संकेत आते हैं कि आखिर इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। तो जो ना प्रदेश अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं ना स्टार प्रचारक, अपनी भोपाल में राजगढ़ के बजाय दिग्विजय सिंह जी पिछली बार यहाँ लड़े थे, उनसे कहा यहाँ से लड़िए, तो बोले नहीं मैं राजगढ़ लड़ूंगा। तो जहाँ कैंडिडेट राजगढ़ में ही हैं या वो घूम रहे हैं राज्य में? मैंने कहा केवल राजगढ़ में। उन्होंने तरीका निकाला कि मैं पद यात्रा करूंगा। ये कुछ भी कर ले, कांग्रेस के लोग सफल नहीं होने वाले। एक बात और, एक फेज का चुनाव हो गया तो जो शुरू में आप अपना एक नैरेटिव लेके जा रहे थे कि इन मुद्दों पर आप फोकस करेंगे, तो पहले फेज के बाद वही बात आप कह रहे हैं या दूसरे फेज में और आगे चलते हुए आपके नैरेटिव में परिवर्तन है? नहीं, हमारी नैरेटिव में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी बहुत सुस्पष्ट नीति है। मोदी जी उनके भाषण में जो बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जो भरपूर मदद मिलती है उसी भाव को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नदी जोड़ो अभियान एक बहुत बड़ा पहला भारत का प्रोजेक्ट है, केन बेतवा नदी योजना का। उसमें माननीय मोदी जी द्वारा 45,000 करोड़ की योजना दी गई है, जिसमें से हमारे बुंदेलखंड के खजुराहो यानी छतरपुर, सागर, पन्ना, बीना, ये पूरा बेल्ट हमारा उससे लाभान्वित होने वाला है। एक नदी जोड़ो अभियान हमारा पार्वती, काली सिंध और चंबल PKC योजना के अंतर्गत। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा हुआ प्रकरण था। कांग्रेस के टाइम पे इसको बार उलझाते रहे, लेकिन हमने जैसे सरकार बनी तुरंत उसमें माननीय मोदी जी का लाभ मिला और ये योजना लागू कर दी। 35,000 करोड़ हमको उसमें मिलने वाला है। तो पानी का एक एक बूंद खेती के लिए भी और घर के लिए भी, और पानी से ये बात जानते हैं कि खेती आधारित हमारा राज्य है, तो उसका बड़े पैमाने पर हमको लाभ मिल रहा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज़्म है, जहाँ केंद्र सरकार से लगातार हमको मदद मिल रही है। तो हमारा तो एकमात्र नैरेटिव है कि हम रोजगार परक प्रदेश को बनाना चाहते हैं और किसानों की, दूध उत्पादकों की, सभी प्रकार की जीवन की जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति करते हुए ये राज्य को प्रोग्रेसिव बनाना है। जी, इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। जैसा आपने कहा कि रोजगार परक और खेती बुनियाद है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिंचाई, बिजली, खेती, ये आपके विकास का आधार बनेगा। लेकिन आप एक नए मुख्यमंत्री के रूप में जब काम शुरू कर रहे हैं तो एक होता है ना कि अपना एक विजन कि मेरा फोकस, मेरा जोर इस बात पे रहेगा, उसकी कुछ क्लैरिटी अभी आपको आ रही है कि क्या आप किस पर प्राथमिकता देंगे? मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कृषि विकास दर 25% चली गई। अब एग्रीकल्चर में इससे आगे और ले जाना ये बड़ा एक तरह से वो सेटल हो गया है। तो हमारे पास किसानों की खेती के अलावा आय बढ़ाना है तो दूध उत्पादन हो सकता है। तो दूध उत्पादन के मामले को लेकर के मैं अमूल की डेयरी प्लांट वालों के पास भी गया था, अपने यहाँ कोऑपरेटिव वालों के साथ भी बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के पशुपालन के विभाग से भी बात कर रहा हूँ कि कुल मिलाकर के दूध उत्पादन के मामले में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे करना चाहिए। अब 2 सेक्टर, एक कोऑपरेटिव भी और एक प्राइवेट सेक्टर भी आजकल इस समान रूप से आ रहा है। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा दे करके दूध में भी गौशालाओं को गाय का दूध खास करके बड़े पैमाने पर देसी गाय का दूध मिलना चाहिए। तो इस तरह से कई प्रोजेक्ट में दूध उत्पादन के माध्यम से खेती किसानी के क्षेत्र में होता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री की संभावना भी बहुत है। इंडस्ट्री भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे कई माइनेज आधारित इंडस्ट्रियाँ हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। कई बड़ी संख्या में आबादी वाले बेल्ट है, जैसे बुंदेलखंड का बेल्ट है, मालवा का बेल्ट है,
जहां हम अपनी रेडीमेड गारमेंट्स लगा के बाकी इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और खास करके महिला आधारित उद्योगों को लेकर भी रोजगार परक, बड़ी मशीन से केवल उद्योगपति का लाभ मिले, इसके बजाय लोगों को रोजगार मिले। तो सरकार के माध्यम से भी मदद दे करके बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित उद्योग प्रारंभ कराना। तो हर जिले का अलग अलग हमने रीजनल कॉन्क्लेव करने का प्लान बनाया, जिसमें एक समिट हम कर चुके हैं, और पूरे प्रदेश में हमने मैसेज दिया केवल MOU करने के लिए ये काम नहीं होगी, यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण होना चाहिए समय सीमा के अंदर, और फिर उसको लाइव सभी प्रदेश में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसका लाभ मिल रहा है। तो ये जो जर्नी है भूमि पूजन से लोकार्पण, उसमें देखिए हमारी जानकारी ये बताती है कि इंडस्ट्री आती है, बात करती है, वो लगाना भी चाहती है, लेकिन कई बार वो पॉलिसी या क्लियरेंस वगैरह का जो एक कंड्यूसिव माहौल जिसको कहते हैं कि परमिशन जल्दी मिलें, मध्य प्रदेश ने काफ़ी काम किया है इसमें, लेकिन तभी थोड़ा गैप है कि उद्यमी वास्तव में आके यहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगाने की सोचे। नहीं, हमने लगातार प्रोत्साहन दिया। मैं अपनी अभी आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि मेरे आने के बाद में हमने इसमें एक सब कमेटी भी बनाई मंत्रिमंडल स्तर की, जिसमें इनके पर्टिकुलर ज़िले के अंदर कौन कौन से तरीके से उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसी कई इंडस्ट्रियों का निराकरण भी कराया है, तो उसका लाभ भी मिल रहा है। फिर बड़े पैमाने पर जैसे हमारे यहाँ एनर्जी के सेक्टर में सोलर एनर्जी, वाटर, हाइड्रो पावर, और इस प्रकार से बहुत गुंजाइश है, तो इसके भी अलग अलग प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से माइनिंग नीलामी में तो हमने अभी पुरस्कार हमने जीता, खदान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर के भारत सरकार ने नंबर 1 राज्य का हमको एक पुरस्कार भी दिया है, और ये जो पारदर्शिता के साथ खदानों की नीलामी कराते हुए उसमें उद्योगों को ले आमंत्रित करना, ऐसे अलग अलग सेक्टर में लगातार हम काम कर रहे हैं, और उसका लाभ भी मिल रहा है। तो उद्योग जिसमें कि मैं समझता हूँ कि एग्रो बेस्ड टेक्सटाइल माइनिंग, ये क्लियर फोकस आपका। बराबर, और इसी में रेडीमेड गारमेंट्स भी है, बिल्कुल, कॉटन आधारित उद्योग भी है, फिर इसमें वीविंग वाला सेक्टर है, बड़ा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ भी हमने कहा कि भाई जो देख रहे हो, मैं आपको वैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, इसमें भी बड़े पैमाने पर रोजगार है। जैसे मैंने अभी शुरू कराया कि महाकाल के महालोक बनने के बाद बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, लेकिन महाकाल के महालोक में FRV की प्रतिमा बन गई, तो वो एक चूंकि बनाने का एक समय सीमा के अंदर एक महाकाल का महालोक बताना था, तो वो उस समय तो ठीक था, लेकिन काल के प्रवाह में कोई मंदिर में FRV की प्रतिमा नहीं लगना चाहिए, तो हमने मूर्ति शिल्प का एक कार्यशाला लगा दी, और मूर्ति शिल्प की कार्यशाला के बलबूते पे 2-3-4 साल में सारी मूर्तियां रिप्लेस कर दें। तो मूर्ति शिल्प केवल जयपुर पे क्यों निर्भर होना चाहिए, हमारे यहाँ भी प्रदेश में बन सकती है, तो उस आधार पे एक नया उद्योग का एक रास्ता खुलता है। उसी प्रकार से आमतौर पर महाकाल के महालोक के बाद से या ओरछा में या चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन की बड़ी संभावना, तो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ उसमें रोजगार खोजने के लिए भी, तो हमने कहा भगवान के वस्त्र बनवाना, उनके ऑर्नामेंट बनाना, या इस प्रकार से और कौन कौन से शिल्प हो सकते हैं उनको जोड़ते हुए इसमें भी रोजगार देखना। तो धार्मिक टूरिज्म तो बहुत बड़ा हो सकता है, और आपको लगता है कि महाकाल जो है वो तो दरअसल बनारस की बराबरी, वो मुकाबला करने का तैयारी आपको करनी चाहिए। आज की स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, बनारस से डबल दर्शनार्थी उज्जैन आ रहे हैं यहाँ। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक दुविधा है, या कहिए कि विकल्प है, और वो क्या चुनेंगे ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। एक तरफ तो आप उज्जैन के हैं, तो जाहिर है कि भोले शंकर के लिए एक उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन कृष्ण भगवान भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं कि यदुवंशी के लिए। तो कृष्ण और शंकर में से आप एक चुनेंगे या दोनों पर काम करेंगे? आपने थोड़ा संशोधन, आपकी बात में संशोधन कर दूं, चित्रकूट भी हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ जैसे अयोध्या में वर्तमान के दौर में पूरा फोकस हुआ लोगों का, तो भगवान राम के लिए अयोध्या उतनी महत्व की 11 साल उनने वनवास में चित्रकूट में निकाले, तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, और इसी प्रकार से आपकी जानकारी के लिए शक्तिपीठ भी है हमारे यहाँ, जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से माता हरसिद्धि का, गढ़कालिका का शक्तिपीठ उज्जैन में। तो हमने कोशिश की कि सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को साथ में लेकर के समान रूप से हम उन पर काम कर रहे हैं, और खासकर भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए तो स्टेट में जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हुई है, वो प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए हमने इस पर डिसीजन कर लिया है। और इसी के साथ साथ ऐसे और स्थान जहाँ पर और भी ऐसे महत्व के मंदिर हैं, जैसे नलखेड़ा पीताम्बरा माई का मंदिर हम मान के चले, बगलामुखी माता का मंदिर है, तो ऐसे सारे स्थान, ओरछा का राजा राम का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।
सलकनपुर माता जी का मंदिर है, कटनी मैहर की माता जी का मंदिर है। हमने कहा कि भाई मंदिरों के लिए भी केवल धर्मस्व मंत्रालय विचार नहीं करेगा, तो धर्मस्व के अलावा जैसे मैंने 2 मंदिरों के लिए तो घोषणा की है, पर चित्रकूट में विकास प्राधिकरण बना दिया है जो वहाँ के सारे डेवलपमेंट का काम वो खुद करेगा और उसको एग्जीक्यूशन में भी लिया है और उसी के आधार पर पैकेज भी दिया है। तो मंदाकिनी के घाट से लगा करके वहाँ के तीर्थ बनाना। लेकिन अभी हमने प्लान किया कि लगभग 3000 से बड़े मंदिर उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के अंदर हैं जो शासकीय है, लेकिन कोई गाँव में है, कोई शहर में है। तो 5 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाते हैं। हमने उसमें एक साथ जोड़ा है कि केवल मंदिर के अंदर निर्माण करने से काम नहीं चलेगा, मंदिर के बाहर सड़क चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए। तो नगर निगम है तो नगरीय क्षेत्र तो नगर निगम को या स्थानीय शासन विभाग को उससे जोड़ रहे हैं, और पंचायत में है तो पंचायत को जोड़ रहे हैं। राजस्व के माध्यम से उस मंदिर की अगर ज़मीन है तो उस ज़मीन से कैसे उसकी रेवेन्यू मंदिर की बढ़ सकती है, वो विकास का क्या क्या प्लान हो सकता है। और आने वाले 25 साल तक हमारे सारे देवस्थान पे केवल दर्शन के लिए नहीं होते हुए वो सामाजिक जनचेतना का केंद्र बने, इसलिए ईयरली उसके मेले आयोजित कराना, भगवान के हर त्यौहार अच्छे से मनाना, पूजा पद्धति में शुद्ध ऋग्वेदी पद्धति अगर है तो ऋग्वेदी पद्धति में भी जो शुद्ध उच्चारण सहित पूजा कर सके उस तरह की उनकी ट्रेनिंग कराना, ऐसे कई काम को हाथ में लिया है। आने वाले समय में ये सब बातों का आपको रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं ये डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए तो एक बहुत ही व्यापक काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उज्जैन की वजह से जिसको कहते हैं ग्लोबल टूरिज्म का मैग्नेट बनाना, वो पोटेंशियल भी है, उस पर कोई थॉट? 100% है ना। जैसे आपकी जानकारी के लिए जब मैं यूडीए चेयरमैन उज्जैन में था तब मैंने इस्कॉन इंटरनेशनल को उज्जैन में ज़मीन दी थी। इस्कॉन का बहुत बड़ा सेंटर बना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्कॉन इंटरनेशनल को जो है जोड़ा है। अभी हमारे पास में ऐसे और भी अलग अलग प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कई संप्रदाय भी संपर्क में आ रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे स्थानों को विकसित करने में जो आपसे मैंने बात कही है, उसी तरह से हर एक केंद्र को डेवलप करने की योजना भी बनी।